नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की खाली हुई 9 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान की समाप्ति के बाद अलग अलग न्यूज चैनल्स, एजेंसीज के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए। एग्जिट पोल के अनुसार आपको बता दें कि 9 सीटों में से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये बढ़त अच्छी खासी भी दिखाई दे रही है। एक एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 7, सपा को 2, अन्य को 1 शून्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हालांकि चुनाव परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को होगा, तभी ये साफ हो पाएगा कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार की जीत हुई है या कौन सी पार्टी ने ज्यादा सीटें अपने कब्जे में की है। दूसरी ओर एक और एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने के अनुमान है। यानी इस एग्जिट पोल के अनुसार भी भाजपा की बढ़त रहेगी। वहीं तीसरा एग्जिट पोल के अनुसार राज्य की कुल 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत के अनुमान लगाए गए हैं। बता दें कि इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस तरह से सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी उम्मीदवार खड़े हुए थे और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। बताया भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन जो है अपेक्षाकृत खराब रहा था और इस कारण बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही उपचुनावों के दौरान पूरी ताकत लगा चुकी थी और ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। वहीं करहल विधानसभा उपचुनाव में एसएफआई परिवार और उनके रिश्तेदारों के बीच कांटे की टक्कर भी यहां पर तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव में इस बार सपा से सैफई परिवार के सदस्य पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हैं और भाजपा ने सैफई परिवार के रिश्तेदार भारोल परिवार के अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा। अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और तेज प्रताप यादव के फूफा भी लगते हैं। बता दें आपको कि अनुजेश यादव की मां उर्मिला यादव घीघोर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। ऐसे में भारोल परिवार के क्षेत्र में गहरी पैंठ मानी जाती है। दूसरी तरफ करहल को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है और करहल ही विधानसभा सीट ऐसी है जिसपे 1993 के बाद से 2022 तक सपा केवल 1 चुनाव हारी है और बीते 4 चुनाव से लगातार जीत रही है। वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव इसी सीट से विधायक बने थे और उन्होंने 67,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान संपन्न हुआ और यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा या पड़ चुका है। खैर उपचुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों में अलग तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ का मानना है कि खैर में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, तो कई जानकारों का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों को सियासी बैकग्राउंड का फायदा मिला है। खैर उपचुनाव में 46.3% मतदान हुआ। ऐसे में चुनाव की शुरुआत से ही दोनों परिवारों के बीच कांटे की टक्कर और यादव मतदाताओं में बंटवारा होने की चर्चाएं चल रही थी। मतदान के दौरान यादव बहुल गांव में ये तस्वीर नजर आई थी और पहली बार यादवों के कई गांव में बीजेपी के बस्ते लगे। बता दें आपको कि इसके चलते कहीं कम तो कहीं ज्यादा बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। तो उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसके लिए कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा। 23 नवंबर को तस्वीर और तकदीर दोनों साफ हो जाएगी। किसकी तकदीर में ज्यादा सीटों पर कब्जा करना लिखा है और किसके हाथों से जो सीटें हैं वो निकल गई है, क्योंकि उपचुनावों में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 9 सीटें जिस पर उपचुनाव हुए हैं, ये 9 सीटें जाहिर तौर पर सभी यानी कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का विषय है। साख का विषय इसलिए भी क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से
एक नई जान मिली है समाजवादी पार्टी को, उससे काफी उत्साहित है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव और उपचुनावों में पुरजोर तरीके से दमखम लगाया है। अखिलेश यादव ने चुनावी सभाएं की, जनसभाएं की, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त सूबे के मुखिया हैं, उनकी भी साख का सवाल है। अगर ये उपचुनाव उनके हाथ से जाता है तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर, उनकी साख के ऊपर भी बट्टा लगेगा और ऐसे में और नेता भी कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं उनके ऊपर। तो ये एक वाकई एक साख का विषय है। अब किसमें कितना दम है, इसके लिए 23 तारीख तक का इंतजार करना होगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्र प्रकाश जाटव जी है, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। आपका स्वागत है पूजा जी। और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत चंद्र प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, उपचुनाव संपन्न हो गए, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इन 9 सीटों में से एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर कब्जा कर रही है। लगता है कि एक अच्छी खबर लेके आएगा 23 नवंबर का दिन। देखिए, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के मैं समझता हूँ 9 जो हमारे विधानसभा चुनाव जो जहाँ चुनाव हुआ है, वहाँ के जो कार्यकर्ताओं में जोश था, ठीक उसी तरीके से वहाँ के नागरिकों में भी एक निर्णय लेने की क्षमता थी। निर्णय लेने का उनके सामने विकल्प भी था, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि 2 साल रह गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन को। उसके बाद फिर चुनाव होगा विधानसभा का। तब तक जो है योगी जी से जितना भी काम लिया जा सकता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसको भी उन्होंने ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी को मैं समझता हूँ छिटक दिया है। बहुत अच्छी तादाद में मैं देख रहा था कि जहाँ समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, वहां पर हमें जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके पीछे कारण यही था कि हमें सरकार के साथ रहना है। हम ऐसे व्यक्ति को क्यों चुने जिसका कहीं सरकार के साथ में कोई तालमेल नहीं है और उसका अल्टीमेटली जो खामियाजा है उसके क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। विकास के कामों में उतनी ज्यादा बेहतर नहीं रह पाते हैं जितना कि सरकार के साथ में रहने से होते हैं। डबल इंजन की सरकार में शामिल होने का मौका मिल रहा उन्हें। और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में देखा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर के जनता को झूठ के माध्यम से जो बहकाने का काम किया, वो भी साफ तौर पर दिखाई दिया। हरियाणा के चुनाव ने भी उनकी मानसिकता के ऊपर अपना एक प्रहार किया। तो मैं मान करके चलता हूँ कि लगभग सभी सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी जो है उस बार विजयी रहेगी। और वहाँ की जनता ने जो निर्णय है हमारे पक्ष में किया है। जी ठीक है पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी तकरीबन सभी सीटों पर विजय रहेगी। जनता ने इनके पक्ष में वोट दिया है। इस चीज को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एग्जिट पोल भी आपके फेवर में तो कम से कम नहीं है। नेहा जी आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। और आपको पता होगा कि 2024 के समय भी जो है एग्जिट पोल हमारे फेवर में नहीं थे। और हरियाणा के जो है एग्जिट पोल भी आपने देखेंगे। हालांकि मैं तारीफ करूंगी उनकी जो मेहनत करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से कुछ न कुछ डिफरेंट आ जाता है। एग्जिट पोल अभी देखा जाए तो लगातार ही जो एग्जिट पोल आते हैं उसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और अगर जो है भाजपा कह रही कि नहीं हम बहुत ग्राउंड पे रहे, तो नहीं, ग्राउंड पे तो नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे हम रहे हैं। और इसलिए हमें जो है जानकारी भी है। और आपने देखा होगा नेहा जी कि इस चुनाव में, बाई इलेक्शन के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस कदर साथ लगा रखी होगी। आपके न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट किया होगा किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है धमका रहे थे वोटर्स को, किस तरीके से महिलाओं को दौड़ाया जा रहा था, किस तरीके से उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। तो हो सकता है कि इनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि हमने वोट तो नहीं पड़ने दिया हुआ है लोकतंत्र में। अदरवाइज इनको, और अगर ये वोट पड़ने देंगे या जो वोट पड़े हुए हैं, ये मान के चलिए कि वो जनता ने अपने मुद्दों पर वोट करते हुए समाजवादी पार्टी को वोट किया। अगर ये इतने ही जो है बिल्कुल सुनिश्चित थे कि इनको कि नहीं हमारी कार्यशैली सही है, हमारे कार्य पे ही जनता वोट करेगी, तो इस तरीके की जो है चीजें
सामने आनी नहीं चाहिए थी। और आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की। अगर तत्काल कार्रवाई की, इसका मतलब है कि प्रथम दृश्य में वो जो है अपराधी पाए गए, वो पाए गए इन में संलिप्त। और ये अपने आप में बहुत ही जो है एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है कि वोटिंग वाले दिन ऐसी चीजें हो रही है, जहाँ पे सिर्फ 9 विधानसभाओं में जो है बाई इलेक्शन है, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, पुलिस वालों को तत्काल जो है कार्रवाई भी करनी पड़ जा रही है। तो अगर इनको लगता है कि ये सारी चीजों करने में सक्षम रहे हैं तो हो सकता है कि ये जीते, अदरवाइज जनता तो इनको वोट नहीं दे रही है। चाहे वो जो कहीं की बात कर ले, दे करके जो मुझे लगता है, आप भी देखे होंगे कि खैर मझवा, ये दोनों जो है विधानसभा में इनके विधायक रहे हैं, और इन दोनों ही विधानसभाओं में ग्राम सभाएं ऐसी पाई गई जिन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा जो है विरोध किया कि हम वोटिंग करने ही नहीं जाएंगे। उन्होंने इस प्रक्रिया का ही विरोध किया कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि खैर में समझता थे कि हाई टेंशन तार से लोगों कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं, चुनाव में गड़बड़ी करवाई है भाजपा ने? नहीं नेहा जी, वो तो साक्ष्य है, वो दिखा है। हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर इतना तय था कि आपके काम पे जो है वोट पड़ेंगे, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये तय बात है नेहा जी, जो जनता गई है वहाँ पे वोट करने के लिए, अपने मुद्दों पर वोट किया है। ये तो नतीजों से पहले ही आप हथियार डालने वाली बात कर रही हैं। नहीं, हथियार डालने की बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 23 तारीख को परिणाम भी आएंगे, वो आपको क्लियर दिखेंगे भी। हम सुनिश्चित हैं, क्योंकि मतलब कुल मिला के आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि एक बार फिर से ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार है आप लोग? ईवीएम नहीं, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पे हमने कब का भरोसा नहीं। तो लगातार इलेक्शन कमीशन को ही जो है पत्र लिख रहे थे। आप अगर हमें इलेक्शन कमीशन पे नहीं भरोसा रहेगा तो उनको बार बार पत्र क्यों लिखते रहेंगे? हम तो उन्हीं को पत्र लिख रहे थे, हम उन्हीं के पास में जो है जा रहे थे। हमें नहीं समझ में आता है कि भाजपा उम्मीद मुझे आपसे ये थी कि आप ये कहेंगी कि देखिए नतीजा आने दीजिए, जीत हमारी होगी। आप तो तमाम तरह की बातें गिना के एक बार ये फिर से साबित कर रहे हैं कि देखिए जीत भले ही ना हो, लेकिन हम पूरी तरह से इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि हमें करना क्या है। नहीं नेहा जी, देखिए हम पूरी तरीके से जीत के लिए भी आश्वस्त हैं। हमारी जो है वो रणनीति नहीं है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाकर के बोले कि नहीं जीती। हमने कहा ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो फारसी क्या। 23 तारीख दूर नहीं है, 23 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, वो दिख भी जाएगा कि जनता ने जो है कहाँ पे अपने मुद्दों पर वोट किया हुआ है। अपने मुद्दों पर ही वोट किया जनता ने, समाजवादी पार्टी को वोट किया। ठीक है तनुज दीक्षित जी, ठीक है मैं लौटती हूँ। तनुज जी, एग्जिट पोल्स को कैसे आंकते हैं आप, और क्या लगता है कि इस बार का एग्जिट पोल सटीक हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से जान झोंकी गई, योगी आदित्यनाथ ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन चुनावों में ताकि उनकी साख पर सवाल न खड़े हो। देखिए, इन 9 विधानसभाओं सीट में से जो खैर में उपचुनाव हुए उसमें 46% के आसपास मतदान हुआ है। ये एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार वहां पर बसपा के भी जनाधार में कमी देखने को मिली है। मतलब इसका बहुत स्पष्ट है कि जो कैंपेनिंग है, जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने अपना दमखम दिखाया, बाकी दल खास करके समाजवादी पार्टी उस रूप तक नहीं पहुंच पाई। और अंतिम समय में जो कोशिशें करी हैं वो अपनी जगह पर सामने को देखने को मिलती है। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर 9 सीटों की हम बात करें इस उपचुनाव में, तो बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इसमें काफी अच्छा रहा है, प्रचार प्रसार में काफी अच्छा रहा है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रचार अच्छा होता है तो परिणाम भी कई बार सकारात्मक देखने को मिलते हैं। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा पिछले वर्ष राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और उनमें एग्जिट पोल आए थे, जिसमें तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं एग्जिट पोलों में वो बनते हुए तो दिख रही थी, लेकिन उनके एक वो बताए थे कि इतनी न्यूनतम सीटें बताई थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में परिणाम देखे तो बम्पर सीटें खुल करके मिली भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब स्पष्ट है कि कई बार जो एग्जिट पोल का आकलन होता है उससे ज्यादा भी बीजेपी को मुनाफा हो सकता है सीटों में। जी नेहा जी, ठीक है। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, क्या लगता है आपको, अगर ये एग्जिट पोल में सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि सटीक हो ये एग्जिट पोल और हो सकता है कि आगे पीछे सीटें रहें, लेकिन अगर ज्यादा सीटें आती है तो उसका श्रेय किसे जाता है, क्या किसे जाएगा, या क्यों आप लोगों की सीटें इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं?
देखिए, सही मायने में अगर बात करें तो हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। देश में हम विकास के नाम पर जीते हैं। कहीं भी हमने किसी प्रकार के फार्मूले नहीं चलाए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने पीडीए का फार्मूला चलाया। पीडीए का फार्मूला चलाया, मगर कहीं पर भी पीडीए जो है उसको लाभ देते हुए नजर नहीं आया। इन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष भी जो है पीडीए में से नहीं बनाया, माता प्रसाद जी को बना दिया, जो कि पीडीए की कैटेगरी में नहीं आते। जाहिर सी बात है कि सबने देखा कि इनकी कथनी करने में फर्क है। अभी जिस तरीके से बोल रहे थे ना पूजा जी के हाथ कंगन को आंसू किया, बेसिकली क्या है कि कथनी करने में फर्क है और आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा, जिस तरीके से इनको किसी पर भरोसा नहीं है, इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, और इसी कारण से इनको इनके ऊपर जनता को भरोसा नहीं रहा है। कहीं भी जनता जो है इनके किसी ऐसे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रही है, जिसके कारण से ये दोबारा जो है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के ये इंडिया अलायंस के जो घटक हैं वो उनके क्षेत्र में काबिज हों। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो इनका प्रदर्शन अच्छा रहा ना शांत प्रकाश जाटव जी, लोकसभा चुनाव में तो इनका प्रदर्शन अच्छा रहा ना। ये लोकसभा चुनाव में झूठ, मैंने बताया ना कि सिर्फ झूठ ही तो भरोसा। इलेक्शन का हुआ उस वक्त में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 8500 रुपए खटाखट देंगे, ये झूठे आश्वासन देकर के इन्होंने जिस तरीके से जनता को गुमराह किया, जनता ने देख लिया। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जनता को इन पर भरोसा नहीं रहा है। और फिर जिस तरीके से सदन में, लोकसभा में इनकी जो प्रेजेंटेशन रहती है उसको देखकर जनता समझ लेती है कि ये उस पार्टियों के साथ है, उस पार्टी है, इनके साथ में चलने का कोई लाभ नहीं, अपने क्षेत्र की दुर्दशा करना है। देश में उनको, जनता को विकास दिख रहा है। कल ही मेरी बात हो रही थी, लोग जो है ना मेरठ रोड से जब आया करते थे तो कहते कि हम मेरठ के जो निवासी हैं, मुजफ्फरनगर के निवासी, कहते कि साल में 2 बार जो है गाड़ियों का सस्पेंशन कराना पड़ जाता था। अब 2 साल हो गए गाड़ियों के सस्पेंशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। विकास इसे कहते हैं ना। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मुस्लिमों ने कही, जो कि भाजपा को बहुत वोट देने में अभी गुरेज करते हैं, देंगे क्या, मगर जो है और वो उनके द्वारा ये बात कही गई है। इसे विकास कहते हैं। आप कितना लोगों को गुमराह कर लेंगे। जनता देख रही है कि हमें अगर विकास का कुछ, बिल्कुल जनता देख रही है सर, जनता देख रही है और इन चुनावों में वो तय भी कर देगी। लेकिन इन चुनावों में पूजा जी एक बात और तय हो जाएगी, और वो ये कि वाकई योगी आदित्यनाथ के काम को जनता पसंद कर रही है या नहीं। खास तौर पे ये 9 विधानसभा सीटों की जनता जिसपे उपचुनाव हुए हैं, कि क्या अभी देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं, इससे पहले कई बार सांसद रह चुके हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है, और खास तौर पे ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में या बेहतर करने में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। और ये कहा जाता है कि देखिए महिलाएं भी अगर अपने आप को महफूज समझती है तो इसके पीछे वजह यही है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये चुनाव, ये उपचुनाव ये भी तय कर देंगे कि अब जनता के मन में, जनता के जहन में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है यूपी के संदर्भ में। चुनाव परिणाम आएंगे 23 तारीख को, ये तय करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर जो है जब इनका प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है ना भी, दिसंबर के चालू के दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे सभी जगहों पे भाजपा के, तो ऐसा ना हो कि उस समय जो है मुख्यमंत्री जी भी बदले जाएं। ये परिणाम ये तय करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यूं ही नहीं साम दंड भेद सारी जो है स्तर पर गिर के आ गए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए गिर के आ गए क्योंकि इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई, भाई साहब अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और जीरो टॉलरेंस तो जो है अनुप्रिया पटेल जी पूछ रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को के अंदर ये डिसाइड नहीं करना, बल्कि नेताओं को ये बताना है कि देखिए योगी आदित्यनाथ यानी कि हमारी छवि बहुत अच्छी है या हम इस पद पर रहने लायक है। वरना हाँ बिल्कुल, वरना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो है अपने कार्यों पे वोट मांगते हैं और जनता उनको अभी जैसे कार्य गिना रहे थे कि भाई ये वो रखा है। आपने देखा ही होगा नेहा जी, छात्र जो सड़कों पे रहे, किसान को आज भी डीएपी नहीं मिल रही है। किसान जो है डीएपी जो है प्राइवेट दुकानों पे जाकर के लेती है। अभी यहाँ पे जो है विधानसभा है ना फूलपुर में जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे इसको भी है।
और रोज किसान जो है लाइन लगाते थे, शाम को वापस चले आते थे और प्राइवेट दुकानों से उनको लेनी पड़ती थी डीएपी। और ये आपूर्ति आपने देखी होगी कि बिल्कुल किसी तरीके से सरकार नहीं कर पाई हुई है। तो मैं फिर ये कहूंगी कि 23 तारीख दूर नहीं है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सच्चाई है, फैक्ट, वरना माननीय मुख्यमंत्री जी को बाई इलेक्शन के लिए इतना जो है आपने कहा ना लॉ एंड ऑर्डर को तार तार किया इस बाई इलेक्शन में। ऐसे बड़े प्रतिष्ठित चैनलों ने भी कवरेज किया जहाँ पे रिपोर्टर्स जा करके वहाँ पे वोट डलवाने का कार्य किया, वोट नहीं डालने दिया था। रिपोर्टर से भी पुलिस ने बदतमीजी की, जिनका कार्यभारी था कि जो है शांति बिठाने। कौन सा जो पुलिसकर्मी कौन सा जो है बनने वाला है मुख्यमंत्री, या कौन सा पुलिसकर्मी वहाँ पे चुनाव लड़ रहा था कि उसको क्या दिक्कत पड़ी हुई है, वो क्यों रोक रहा है वोटर्स को वोट डालने से, उसने ऐसे हरकत क्यों की, उसने रिपोर्टर्स के साथ में क्यों बदतमीजी की। तो ये दर्शाता है, ये फैक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद को बचाना है, खुद की कुर्सी साबित करनी है। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए श्याम प्रकाश जी, ये तो कहीं ना कहीं मीडिया में भी खबरें कई दिनों से चल रही है कि अंदर खाने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है, लेकिन क्या ये उपचुनाव उनकी कुर्सी पर बने रहने और ना बने रहने की आशंकाओं को भी कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे? नहीं, ये बात जो है पूरा वो लिखोगी ना, पूरा टाइटल डालोगे। इस प्रकार की बातों को बिल्कुल इलॉजिकल बात है। उपचुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव है। हमारे लिए एक एक सीट जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा युद्ध की तरीके से होती है। एक एक कार्यकर्ता हर चुनाव को युद्ध की तरीके से जीतने के प्रयास करता है। कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही, कोताही बरतने का कहीं भी मौका नहीं देते। तो हमारे लिए तो हर चुनाव, चाहे 9 चुनाव हो, 9 जगह पे चुनाव हो, आज 50 जगह पर लोग ये विधानसभा ये उपचुनाव हुए हैं, तो राज्यों में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो है वो सब जगह चुनाव में पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, लड़े हैं और जीतने के लिए हमें हारने का शौक नहीं, काम करते हैं। काम के आधार पर जनता से अपने वोट की मांग करते हैं और जनता हमें वोट दे भी रही है। तो इसलिए ये बात नहीं है जो बातें इन्होंने कही कि कौन किसकी सीट खतरे में, ये इस प्रकार की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग जो है पार्टी को जिताते हैं, व्यक्ति को नहीं, और पार्टी के लिए ही काम करते हैं। इसलिए जो बात पूजा जी कह रही, आप पूजा जी ज्यादा दिन नहीं रहे, आप सपा में रह पाएंगे, कुछ दिन बाद आप भाजपा में ही होंगी, क्योंकि हालात अब ठीक नहीं है विपक्ष के। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है और कार्यकर्ता भी, नागरिक भी समझ रहे हैं। भाजपा को इसीलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि निष्पक्ष रूप से सबको लाभ मिले, मानदंड के साथ, इस पैमाने के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, हर किसी को लाभ मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसी को बहकाना नहीं, हर किसी को 100% लाभ मिले, इसी आधार पर हम चुनाव जीत भी रहे। ठीक है तनुज जी, ये क्या चुनाव जो है, ये उपचुनाव 2022 के बाद अब 27 में चुनाव होंगे, तो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, इसका क्या लगता है कि प्रभाव 2027 पे भी पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि काफी हद तक इम्पैक्ट करती है और बहुत जल्दी बदलती भी है। जिस तरीके से लोगों ने 2017 में और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास दिया और सरकार बनाई, वही हम देख रहे हैं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखी। तो देखिए, ये क्या है, राजनीतिक समीकरण या परिस्थितियां जो है उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बदलती है और इसका इम्पैक्ट अब आने वाले जो चुनाव है 2027 में, क्योंकि उनमें 3 साल है, तो काफी कुछ माहौल पे भी फर्क पड़ता है। उसके बावजूद जो है फिर ही पता पड़ सकता है कि क्या होगी स्थितियां। लेकिन अगर अभी हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें 33% के साथ गाजियाबाद की जो सीट है उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई। और वहीं अगर हम बात करें तो जो सपा का गढ़ मानी जाती है कुंदरकी की जो सीट है, वह 57.7% के आसपास मतदान हुआ और टोटल जो प्रतिशत है 50 पार नहीं करा, एक औसत जो प्रतिशत होता है मतदान का। तो लोगों ने देखिए उसका बढ़ चढ़ करके उपचुनाव में ना रुचि दिखाई, ना उतना हिस्सा लिया जिस स्तर पे हम जनता से सोच रहे थे कि इतना मतदान होगा। हम बात करें अगर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की, वहां भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, विजयपुर और बुधनी। हमने देखा कि दोनों जगह औसत
प्रतिशत 77% से ज्यादा मतदान हुए उपचुनाव में। जी। तो वहीं हम बात करें बिहार की एक सीट की, और इस तरीके से जहाँ पे भी उपचुनाव हुए हैं वहाँ अलग अलग प्रतिशत आके गए हैं। तो जी। लोगों का जो रुझान खास करके 9 सीटों पे था वो काफी कम देखने को मिला वोटिंग में। और क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही थी, और ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि ये कम प्रतिशत किस और इशारा करते हैं। नेहा जी, ठीक है, चलिए इसके लिए अब 23 नवंबर तक का इंतजार करना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है और जनता ने किसको सराहा है और किसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।